नमस्ते एवरीवन। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिन्हें कुछ हिस्टोरियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं तो कुछ इन्हें सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। इस रीजन को यानी इस कॉजेस को हम क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक को लेकर बेहतर होगी, अच्छी होगी। तो पहला जो फैक्टर है इसके लिए वही इकोनॉमिक फैक्टर, जिनमें आता है एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। देखिए, ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, एक्सप्लोटेटिव सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, जैसे महलवारी हो गया, रजवारी हो गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। इससे क्या होता था? किसानों से, कल्टिवेटर से, फार्मर से, पीजेंट से टैक्स वसूले जाते थे। और यहाँ तक कि जब क्रॉप फेल भी हो जाता था उस समय भी ब्रिटिशर्स उससे टैक्स वसूलता था, लेकिन उसके लिए वो अपॉइंट करता था, हायर करता था जमींदार को। उनसे वो तो एक मिडल मैन हायर करता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो होते थे डायरेक्टली पैसा नहीं कलेक्ट करते थे, वो जमींदार को अपॉइंट करते थे सो डैट दे कैन कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि पेजेंट्स के पास उतने पैसे होते नहीं थे कि वे जमींदार उसको पे कर सके, तो उसके लिए वो मनी लेंडर से वो लोन लेते थे। और मनी लेंडर्स पे जो चार्ज करते थे इंटरेस्ट, वो भी एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट में होता था, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था जिन्हें वो पे नहीं कर पाते थे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि एक साइकिल ऑफ डेट ट्रैप में वो फंसते जा रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर था, क्योंकि इससे क्या थे, किसान जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे ब्रिटिश के इस पॉलिसी को लेकर। दूसरा जो फैक्टर है इकोनॉमिक में आता है वो हमारा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए, ब्रिटिशर जो थे इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे अपने फैक्ट्री के लिए, और जो भी फिनिश प्रोडक्ट होता था उसे इंडिया में ही महंगे दामों में बेच देते थे, ठीक है। और जल्दी बेच देते थे, मतलब फैक्ट्री से जो चीज़ें बनती थी वो काफ़ी जल्दी बन जाती थी और सस्ती होती थी एज़ कम्पेयर टू जो हम मैनुअली हाथों से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक कंपटीशन क्रिएट हो गया एक हैंडीक्राफ्ट में और एक फैक्ट्री से बनाई गई वस्तुएं जो होती हैं। तो ये दो फैक्टर थे इकोनॉमिक में जिन्हें हमें समझना होगा, समझ चुके जैसे मतलब मैंने बताया। अगला जो फैक्टर होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल भी में ब्रिटिशर्स अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया था। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट और दूसरा जो था सब्सिडी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट ये कहता है कि अगर कोई किंग के पास एक बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उसका जो किंगडम होगा वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे एडॉप्टेड सन की प्रोविजन नहीं है, यानी केवल यहाँ बायोलॉजिकल सन की बात की गई है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई किंगडम, अगर कोई किंग जो है, राजा जो है, अडॉप्टेड सन भी लेता है, फिर भी वो जो किंगडम होगी वो ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसे, ठीक है। सब्सिडी अलायंस क्या कहता है? सब्सिडी अलायंस कहता है कि अगर जैसे बहुत सारे जो किंगडम होते हैं वो आपस में राइवलरी नेचर के होते थे, मतलब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक कंडीशंस लगा दिया था, मतलब एक प्रपोजल रख दिया था उनके सामने कि मैं आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में आप हमारी आर्मी को पैसा देंगे, मतलब हमें पैसा देंगे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर था जिसे सब्सिडी अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स क्या कर रहा था, किंगडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो राजा भी इससे क्या हुए, नाराज थे। तीसरा जो फैक्टर था जिसे हम कह सकते हैं मिलिट्री फैक्टर। तो यहाँ समझना होगा मिलिट्री फैक्टर में बहुत सारी चीज़ आती है। पहले जैसे माना जाता है कि जो आर्मी होती थी, मतलब जो सिपाही होते थे, ठीक है। तो सिपाही को बहुत ही ऐसा माना जाता था कि अगर मैं ओशियन को क्रॉस करूंगा, ठीक है, तो हमारी जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिश ने एक ऐसा लॉ ला दिया था जहाँ पर ये कंडीशंस इम्पोज कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ओशियन के ओवरसी भेज दूंगा लड़ने के लिए, ठीक है। तो इससे काफ़ी वो नाराज़ थे। अगला फैक्टर जो था वो वहाँ पे मिलिट्री में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। प्रमोशन जो होता था वो वाइट लोगों का ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू जो ब्लैक पीपल होते हैं, यानी जो हम लोग इंडियंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो सैलरी भी दी जाती थी वो बहुत कम दी जाती थी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पोस्टल सर्विसेज दी जाते थे सिपाही के लिए, जो फ्री में होती थी, अब उस पर भी विड्रॉ कर लिया गया था, वो जो प्रोविज़न था वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। तो ये देख सकते हैं कि पहले तो हमने देख पढ़ा कि पेजेंट्री कैसे, तो मतलब जो किसान थे किस तरह से नाराज थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि किंगडम में जो राजा थे वो भी कैसे नाराज थे। तीसरा जो हमने पढ़ा, सिपाही कैसे नाराज है, ठीक है। अगला जो फैक्टर था सोशियो रिलीजियस फैक्टर, यानी ब्रिटिशर्स तरह तरह के सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे एबोलिशन ऑफ सती हो गया, ठीक है। विडोरी मैरिज एक्ट पास किया था,
इसके बाद हमें समझना होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, क्रिश्चियन मिशनरी को प्रमोट कर रहा था। तो ये सारे जो फैक्टर थे वो कहीं ना कहीं लोगों के अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है, उनके जो सेंटिमेंट्स था उनको हर्ट कर रहा था। तो इनकी वजह से भी जो लोग थे, आम कॉमन पीपल जो थे, ऑर्थोडॉक्स पीपल जो थे, वो काफ़ी अगेंस्ट थे, ठीक है, टूवर्ड्स अगेंस्ट थे ब्रिटिश चर्च, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। इसके अलावा जो मॉस्क्यू था, टेम्पल्स था, उस पर भी टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश चर्च, ठीक है। लेकिन इमीडिएट जो कॉज माना जाता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल। अब देखो, एक र्यूमर फैल गई थी कि जो ब्रिटिशर जो था अपने एनफील्ड राइफल में जो चर्बी होती थी, जो ग्रीस जो बनाया गया था, वो सुअर और गाय की चर्बी से बनाया गया था, ठीक है। और गाय जो होता क्या है, एक सैक्रेड एनिमल है हिंदुओं के लिए, और जो पिग होता है वो टैबू माना जाता है, टैबू एनिमल माना जाता है फॉर मुस्लिम के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो कारण बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। लेकिन जो इमीडिएट कॉज मैंने बताया, कार्टिजेस, जो ग्रीस था, किससे मिलकर बना था, काउ एंड